जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग है ये जो है हम लोग का व्याकरण का सेशन होने वाला है, जिसमें या आप 10th क्लास का हो, 11th क्लास का हो या 12th क्लास का हो, हर एक के क्लास के लिए जो है हमारा इम्पोर्टेंट है। यह व्याकरण के जो है वन शॉट होने वाला है, जिसमें हम व्याकरण के से लेकर यानी कि सभी जितने भी टॉपिक इस सेशन में कवर होने वाला है उस कवर करेंगे लोग। देखिए इधर पहला क्या कर रहा है। पहले का हम लोग को पढ़ना है भाषा। भाषा एक्चुअल क्या होता है, यानी कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखता है या बोलता है या दूसरे के पास पहुंचाता है, उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लिखेंगे कैसे, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को लिखकर या कॉपी पे, जैसे कि मैं अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, यह बोलकर व्यक्त करना या बताना, उसी को कहते हैं भाषा। यानी कि मनुष्य अपने विचारों को, ठीक है, या अपने विचारों को लिखकर या बोलकर किसी दूसरे को समझाता है, बताता है, उसी को कहते हैं व्याकरण, भाषा कहता है। भाषा दूसरे शब्दों में शब्दों के द्वारा मन के विचारों के आदान प्रदान करना, यानी कि शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा, ये क्या, मन के विचारों का, मन के विचारों क्या करना, आदान प्रदान करना, यानी कि लेना और देना ही क्या कहा जाता है, भाषा कहा जाता है। भाषा तीन तरह का होता है। भाषा तीन तरह का होता है। पहला होता है मौखिक भाषा, जिसमें बोलकर समझाया जाता है। दूसरा का होता है लिखित भाषा, ठीक है, ये जो लिखित भाषा जैसे लिख कर बताया जाता है, उसके बाद आता है सांकेतिक भाषा। जैसे कि मैं आपके सामने ऐसे लिखकर बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, ये जो हो गया लिखित भाषा हो गया, और इस शब्द को मैं बोलकर समझा रहा हूँ, यानी कि ये हो गया मौखिक भाषा। और सांकेतिक भाषा का मतलब इशारे की भाषा होती है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है। आगे जो है व्याकरण किसे कहते हैं, कह रहा है व्याकरण उस शास्त्र को कहा जाता है या उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से मनुष्य की किसी भाषा को शुद्ध और अशुद्ध लिखना या पढ़ना बोलना सीखता है, उसी को व्याकरण कहते हैं। आप लोग इस तरह से, ये जो है मेरा ही डिफिनीशन है, आप इस तरह से सीखेंगे। जिस विद्या से शुद्ध लिखना और बोलना सीखा जाता है उस विद्या को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। थोड़ा सा हट कर लिखे हैं, यानी कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें पढ़ने समय मनुष्य की भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना सीखा जाता है, उसी को कहा जाता है व्याकरण। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे जो है व्याकरण के ही एक टॉपिक है लिपि। लिपि के बारे में देखिए क्या कह रहा है। लिपि क्या होता है, कह रहे भाषा को लिखने की ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने की तरीका को क्या कहते हैं, ढंग कहते हैं, यानी कि लिपि कहा जाता है। यानी कि भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहा जाता है। जैसे कि संस्कृत और हिंदी देवनागरी लिपि है, यह नेपाली भी है, देवनागरी लिपि के अंतर्गत आता है। अंग्रेजी जो हम पढ़ते हैं एबीसीडी, यानी कि वो जो है रोमन लिपि के अंतर्गत आता है। उर्दू जो है पारसी लिपि के अंतर्गत लिखा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। जैसे कि संस्कृत और हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, अंग्रेजी जो है रोमन लिपि में लिखा जाता है, उसके बाद उर्दू है जो पारसी लिपि में लिखा जाता है। उसके बाद जो है व्याकरण के खंड, ठीक है, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार और चिन्ह विचार एवं छंद विचार। इसके ये जो है हमारा पांचों में थोड़ा नहीं पड़ेगा तो चल जाएगा, ठीक है। हमको सबसे ज्यादा स्पेर और स्पेर यानी तीन ये जो चार्ट है उस पर ध्यान देना है। पहला वर्ण, यानी कि वर्ण एवं वर्णमाला के बारे में, यानी कि जो शब्द मिलकर बनता है उसी को वर्णमाला कहा जाता है। देखिए पहले इसके बारे में, इसमें जो हो जाएगा वर्ण, भाषा की मूल ध्वनि को, यानी कि भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रतीक चिन्ह को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि और प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहा जाता है।
या भाषा की सबसे छोटी इकाई को भी वर्ण कहते हैं। आप इसको भी याद कर सकते हैं और इसको भी, दोनों को याद कर सकते हैं, इसमें कोनो दिक्कत ना है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्णमाला के क्रमबद्ध समुदायों का वर्णमाला कहा जाता है। समुदाय यानी कि एकजुट करके लिखना ही वर्णमाला कहा जाता है। आधुनिक हिंदी व्याकरण में, नहीं इस समय के व्याकरण में जो है हमारे वर्णों की संख्या कितनी है, यानी कि वर्णमालों की संख्या जो हमारा है 52। ठीक है, आप इसको गिन कर पता कर सकते हैं कि कौन कौन। देखिए इधर पहला है, इसमें आएगा स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का मतलब जैसे कि अ, आ, छोटा ई और बड़ा ई, और उ, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, बड़ा ए, ओ, और औ जो है क्या है हमारा स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के हमारे इसके पूछेगा स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 21 है। उसके बाद है स्पर्श, स्पर्श वर्ण। ठीक है, यानी क वर्ग, च वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब है क, यहाँ पर ख हो गया, उसके बाद ग हो गया और घ हो गया और यहाँ पर, यानी क वर्ग कहने का मतलब यहाँ से यानी 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी कि 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 और 5, 25, यानी कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, 25 ठो। ठीक है, उसके बाद आता है अंत अस्त व्यंजन। अंत अस्त व्यंजन में कौन आता है, य, र, ल, व आता है। इसकी संख्या जो पूछेगा तो एग्जाम में 4 गो मारेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी दे देगा कि निम्नलिखित में कौन सा स्पर्श अंत स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से एक दे देगा कौन। उसके बाद जो है उसमें व्यंजन, उसमें व्यंजन, उसके बाद तालम स, उदंश, ये स और ह जो है ये भी क्या है हमारा उसमें व्यंजन है। उसके बाद आता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या कहता है, इसमें छत्र आएगा, त्र आएगा, स्र, स आएगा और ज्ञ आएगा, हमारा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसमें ड और ढ ये द्विगुण व्यंजन है। उसके बाद अयोगवाह जो होता है, अन और अह जो होता है अयोगवाह वर्ण होता है। ये लीजिए, ये जो इसको 11, 25 और उसके बाद इधर 4, 4, 8, इसको 8 ले रहा है। और यहाँ पर जो है यानी कि इसको जोड़ेंगे तो यानी कि इसको जोड़ेंगे तो 5, 8, 1, 9, 9, तभी इसको भी जोड़ना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 4 को ये 5, 6, यानी कि सबको मिलाकर जो होता है हमारा 52 को होता है। ठीक है, आप गिन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए इधर अगले जो है स्वर वर्ण की प्रकार जो होता है, स्वर वर्ण की भी प्रकार होता है। ऐसा नहीं कि स्वर वर्ण की प्रकार नहीं पढ़ना है, स्वर वर्ण की प्रकार भी पढ़ना है। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद मूल स्वर होता है। मूल स्वर, मूल स्वर का मतलब इसमें अ, आ, ई, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, इसमें जो आएगा ए और ओ आएगा। उसके बाद संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर में ए जो हमारा अ और या से बनकर मिलकर बना है, औ जो बना है अ प्लस औ से मिलकर औ बनता है। कह रहे मूल स्वर भी हमारा ए जो है, मूल स्वर भी दो गो भेद होता है। मूल स्वर की कितनी भेद होती है, 2 गो भेद होती है। जैसे कि ह्रस्व मूल स्वर, इसमें अ, ई, री, यानी कि उच्चारण करने में कम समय लगे। यानी कि जैसे कि बोले कि अ बोलने में टाइम नहीं लग रहा है, अगर हमको बोलने का आ, तो आ में टाइम यानी खींच कर बोला ज़्यादा समय लग रहा है, यानी कि ज़्यादा समय लग रहा है तो दीर्घ स्वर हो जाएगा। और जो है कम बोलने में समय लग रहा है वो ह्रस्व स्वर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए, देखिए आगे जो है
दीर्घ स्वर कहने का मतलब जैसे कि आ, ई, उ, बड़ा उ, ए और ई और ओ और ओ जो है दुगुना समय लगता है इसमें। जैसे कि हमको बोलना ई, यानी कि लंबा यानी बड़ा ई, यानी कि ई खींच कर बोलने पर लग रहा है, वहीं बोलना है ई, इसमें टाइम नहीं लग रहा है। यानी कि उच्चारण स्थान में 2 गुना समय लगता है, उसी को दीर्घ मतलब होता है बड़ा। ठीक है, उसके बाद स्वर वर्ण। स्वर वर्ण उसे कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्णों की सहायता से किया जाता है। अगर मानो कि स्वर वर्ण बोल दिए, जैसे कि अ कोई बता सकता है कि क्या क्या चीज से मिलकर बनता है ना। ये जो है बिना किसी दूसरे की सहायता से बनता है, उसी को कहा जाता है हमारा स्वर वर्ण। जैसे कि अ, आ, ई, उ जो है हमारा अ से लेकर अ तक जो होता है हमारा, ये स्वर वर्ण के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है व्यंजन वर्ण, जो वाक्य को स्वर की सहायता से बोला जाता है, यानी कि बोलने पर किसी न किसी की सहायता लेना पड़ेगा। कह रहे जिस वर्ण की उच्चारण स्वर की सहायता होना यानी कि हो, यानी कि बोलने में उसकी सहायता लेना पड़े, उसी को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क अगर हम बोल रहे हैं, ये जो हमारा आधा क प्लस आधा अ से मिलकर दोनों मिलकर बना है कि नहीं बना है, यानी कि वो किसी की सहायता ले रहा है, अ की सहायता ले रहा है। यानी कि जो सहायता लेगा व्यंजन वर्ण कहा जाता है, जो सहायता नहीं लेगा उसको क्या कहता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। संयुक्ताक्षर, फिर 2 व्यंजकों को मिलकर जो होता है उसी को संयुक्ताक्षर कहा जाता है। जैसे कि क और स मिलकर संयोगी छ बनता है, ज और य बनकर ज्ञ बनता है, तो और र मिलकर त्र बनता है, स और र मिलकर स्र बनता है। उच्चारण स्थान की बात करें, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इधर, उसके बाद कंठ। कंठ का मतलब क वर्ग। क वर्ग कहने का मतलब है क ख ग घ, ये जितना भी आएगा ये सब क्या है, कंठ से बोले जाने वाले। ठीक है, उसमें अ भी आएगा, आ भी आएगा, अ भी आएगा। जैसे कि हम अ बोल रहे हैं तो अ यानी कि अ का उच्चारण हमारा कंठ से हो रहा है, ये भी हो जाएगा। च ई यानी कि हमारा उच्चारण ई बोलने पर हमको उच्चारण का ई, यानी कि ई जो है हमारा तालु से उत्पन्न हो रहा है। उसके बाद ट वर्ग, र री स, यानी कि इसका जो उच्चारण हो रहा है हमारा मूर्धा से हो रहा है। उसके बाद जो है हमारा द, यानी कि दंत से, यानी कि जिस बोलने पर हमारा जो जीभ जाकर किसी स्पर्श हो, दंत से हो, यानी कि ल बोलो तो ल, यानी कि हमारा जीभ जाकर दांत में सट रहा है कि नहीं सट रहा है, यानी कि दंत वर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ओष्ठ का मतलब है प फ फ, जितना भी आएंगे हम बोलने पर हमारे लिप्स, यानी कि लिप्स की सहायता से बोला जाता है, वही होता है प फ फ। इसमें ऊ भी बोलेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, जैसे प बोलने के हमारा लिप्स जो होता है आपस में स्पर्श हो रहा है। उसके बाद नासिक का मतलब न म, यानी कि न का उच्चारण किया जाता है, नासिक वर्ण। ठीक है, उसके यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद जो है व्याकरण के जिस भाग से शब्दों का भेद अस्वस्थ उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, उसे जो है क्या कहते हैं, विचार कहते हैं। विचार किसे कहते हैं, व्याकरण के जिस भाग से शब्दों के भेद को उपयुक्त यानी कि वर्णन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया जाता है, वही होता है विचार। जैसे कि शब्द 2 या 2 से अधिक वर्णों के मिलने से शब्द बनता है। जैसे कि कलम, घर, बालक, सीता, ये जो क्या है 2 या 2 से अधिक शब्द मिले, एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर जो बनता है उसी को कहा जाता है शब्द। ये शब्द जो है देखिए उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होता है। तत्सम तत्सम करने का मतलब संस्कृत में हिंदी में संस्कृत का मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी कि लिखा होगा हिंदी में, लेकिन उसका जो है जिस तरह से संस्कृत में लिखा जाता है उसी तरह हिंदी में लिखा जाता है, उसी को कहा जाता है मूल शब्द। जैसे कि जगत, फल, पुष्प, पुस्तक और पृथ्वी जो है
हमारा संस्कृत की शब्द है। उसके बाद तद्भव, तत्सम तब के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। यानी कि जो है ये बिगड़ जाता है, उसके जो रूप होता है उसी को तद्भव कहा जाता है। जैसे कि आग, यानी कि हम संस्कृत में इसको अग्नि कहा जाता है, अग्नि को बिगाड़ कर यानी कि आग कहा जाता है। यानी कि कुबड़ा, कर्पूर इत्यादि जो है हमारा ये क्या है? तद्भव शब्द है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद जो है हमारा जैसे कि तत्सम और तद्भव का कुछ वर्ड लिखा गया है। जैसे कि अगी, अगी मतलब होता है आग, और आग यानी कि अगी जो है संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द का उच्चारण जैसे हुआ तत्सम समझेंगे, और जो है हिंदी जो शब्द का उच्चारण हो रहा है तो उसको क्या करें समझेंगे? तद्भव समझेंगे। वो बिगड़ कर क्या हो उसका उच्चारण हो रहा है। उसके बाद जो है अगर अष्ट बोले, अष्ट जो है संस्कृत भाषा का शब्द है। आठ जो है हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। ओष्ठ, ओष्ठ जो है हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, और ओठ जो है हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। चंद्र, चंद्र माने चंद्रमा होता है। ये चांद, ये दधी, दही, दही को संस्कृत में कहा दधी, और दूध, दूध को दूध कहा जाता है, दुग्ध कहा है। संस्कृत में दुग्ध कहा जाता है और हिंदी में जो होता है दूध कहा जाता है। यानी कि ये जो है बिगड़े शब्द है। करा नग्न, नग्न का होता है नंगा, यानी कि रात्रि का जो होता है रात, यानी कि रात्रि जो हमारा शब्द है ये संस्कृत का शब्द है। ये जो है रात हमारा हिंदी का शब्द है। यानी कि जो हिंदी का शब्द होगा हम क्या बोले हैं, यानी कि जो संस्कृत का शब्द होगा उसको कहा तत्सम कहा जाता है, और जो हिंदी का यानी कि संस्कृत का बिगड़े हुए भाग रहता है उसको तद्भव कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिएगा कार्य। उसके बाद आता है देशज। देशज, देशज का मतलब होता है देश में बोल चाल की भाषा को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि अपने देश के अंदर जो भाषा का प्रयोग होता है, जो भाषा बोला जाता है उसी को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि डिबिया, विदेशों में ये शब्द सुनने को नहीं मिलेगा। करा फुगनी, तेंदुआ, लोटा जो है, पहाड़ जो है क्या है, ये हमारा देश के अंदर बोले जाने वाले ये सब क्या है शब्द है। और उसके बाद आता है विदेशज। विदेशज का मतलब होता है जो विदेशों में बोला जाता है। जिन शब्द का जन्म विदेशों में हुआ है उसे विदेशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि मानो कि हम हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जो है हमारा देशज शब्द नहीं है, ये जो है विदेशज शब्द है। यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है कहाँ से हुई है? विदेश से हुई है। उसके बाद डॉक्टर, बुक, टेबल, कर आराम, कर इनकार, कर मोहब्बत, हुमस का मेहमान इत्यादि जो है हमारा क्या है? विदेशा शब्द है। ये जो हमारा विदेश में इसका है ये शब्द का उत्पत्ति हुआ है। इसके बाद होता है रचना या बनावट की दृष्टि से ये 3 प्रकार का होता है। रूढ़, रूढ़ का मतलब जिस शब्दों के खंडन किए गए जिसका कोई अर्थ ना निकले, यानी कि उसको क्या किए? खंडन किए, तोड़ने के पश्चात उसको कुछ अर्थ ना निकले, उसी को कहा जाता है रूढ़ शब्द। जैसे कि नाक, नाक अलग कर दे, क अलग कर दे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कान, ज्ञान जो है हमारा रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द, यौगिक का ऐसा शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बनता है उसी को यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे कि सभी खंड समार्थक होते हैं यौगिक कहलाता है इसका। जैसे कि वो जो इसका भी यानी कि जिसका खंडन समार्थक होता है, सार्थक होता है, समार्थक होता है, ठीक है। उसके बाद घोड़सवार, घोड़ इसमें आएगा, सवार है कि दोनों को मिलजुल कर बन रहा है कि नहीं। विद्यासागर यानी कि जो है विद्या प्लस सागर जो दोनों मिलकर बन रहा है। उसके बाद हिमालय, उसके बाद विद्यालय। ये जो हमारा यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है? मिलजुल कर बनता है। आगे देखिएगा, आगे जो है योग रूढ़ शब्द, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे के अर्थ बताता है। यौगिक रूढ़ शब्द का मतलब है जैसे कि ये जो है अपना खुद का
अपना परिचय ना देकर एक दूसरे को क्या करता है, दूसरे शब्द को बढ़ावा देता है। जैसे कि अर्थ ग्रहण करके उसका योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कि लंबोदर यानी कि लंबा है जिसका उदर, किसको कहा जाता है, तो गणेश भगवान को कहा जाता है। उसके बाद दशानंद यानी कि 10 नंद यानी कि दशानंद किसको कहा जाता है, तो यानी कि शब्द लिखा है ये लेकिन अर्थ दूसरा निकल रहा है। ठीक है, ये दशानंद कहा जाता है रावण को। उसके बाद चंद्रशेखर, चंद्र जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसको कहा जाता है, यानी किसका सिर पर, यानी कि भगवान शंकर के सिर पर जो क्या है हमारे चंद्रमा है। उसके बाद जो है रूपांतरण की दृष्टि से शब्द दो प्रकार का होता है। एक विकारी शब्द जिस रूप से लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार बदले विकारी शब्द कहा जाता है, यानी कि किसके अनुसार, पुरुष के अनुसार बदले उसी को विकारी शब्द कहा जाता है। इसमें संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, विशेषण आएगा, क्रिया आएगा। उसके बाद आता है अविकारी। अविकारी का मतलब क्या होता है, जिसके रूप में कर रहा है, जिसके रूप नहीं बदलते हैं उसी को अविकारी कहा जाता है। जैसे कि अविकारी का अव्यय भी कहते हैं, क्रिया, संबंध बोधक, ठीक है, तीसरका में समुच्चय बोधक और तीसरका में विस्मयादि बोधक। ये जो हमारा क्या है, इसका अर्थ ही नहीं बदलता है। अगला जो हमारा टॉपिक है क्या है, ये जो हमारा अगला जो टॉपिक है संज्ञा है। अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। सर कमेंट नहीं पढ़ते, कैसे पढ़ेंगे, अगर कमेंट को ध्यान देंगे तो पढ़ा नहीं पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इधर, संज्ञा करा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या क्या कहा जाता है, इस सभी को क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि राम, कृष्ण, कमरा, भारत, बिहार, मिठास, ये जो है हमारा ये है संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति ये सभी का बोध होता है उसी को कहा जाता है संज्ञा। संज्ञा जो होता है हमारा 5 भेद होता है। ये जो है 1 शॉट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि 1 शॉट। आप अगर डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो इसका प्ले लिस्ट है, सबको जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये जो हम लोग एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, जिसमें किसी खास व्यक्ति का बोध होता है, ठीक है, या किसी खास जगह की बोध होता है, या किसी खास वस्तु का बोध होता है। जैसे कि राम, हिमालय, गंगा, ये जो है क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, पूरा जाति का बोध हो। जैसे कि लड़का कह दिए तो पूरा जितना भी लड़का इस संसार में वो सब एक क्या आ गया, जातिवाचक। गाय कह दिए, ऐसा नहीं कि गाय कह दिए तो ये पूरा, यानी कि जितने भी गाय है उस सब का बोध हो गया। फूल कह दिए, इसमें गेंदा के फूल आए, सब फूल आ जाएगा। आदमी कह दिए तो इसमें सब आ जाएगा। औरत कह दिए कि इसमें सब आ जाएगा, यानी कि सब में कॉमन है। इसी को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। आगे जो है उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब अंदर की फीलिंग, यानी कि अंदर की फीलिंग को प्रकट किया जाता है। जैसे कि बुढ़ापा, उसके बाद चतुराई, मित्रता, जो है अंदर की फीलिंग को प्रकट किया जाता है। उसके बाद है समूहवाचक संज्ञा, जैसे कि सेना, मेला, उसके बाद है सभा, कक्षा। जैसे कि समूहवाचक, सेना में क्या एक आदमी रहता है नहीं ना, तो वो समूह में अंतर्गत रखा जाता है। मेला, मेला तुम अकेले थोड़ी जाता है जी। ये जो है मेला हमारे क्या आ जाएगा, समूहवाचक। यानी कि कक्षा, कक्षा में एक विद्यार्थी थोड़े पढ़ रहा है, जैसे कि आप ही लोग पढ़ रहे थे, आप एक थोड़े हैं लोग। आगे उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का मतलब जैसे नापा या तोला जाता है उसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सोना, चांदी, तेल, घी, ये जो क्या द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद आता है हमारा स्वर्नाम। ये जो है हम नहीं बोले हैं कि ये जो है 1 शॉट होने वाला है, इसमें पूरा बढ़िया से डिटेल से नहीं पढ़ेंगे। आप चाहते हैं कि डिटेल से पढ़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहां से देख सकते हैं। उसके बाद आता है स्वर्नाम।
कार्य नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसी को कहा जाता है स्वर्नाम। जैसे कि मैं, आप, तुम, हम लोग इत्यादि। जैसे कि स्वर्नाम के 6 भेद होता है। कितना भेद होता है? जैसे कि इस पर एक एग्जाम्पल, जैसे कि एक कौवा प्यासा था। कौवा ही बहुत प्यासा था, तो कौवा वहाँ पर वह बहुत प्यासा था, यहाँ पर वह जो उसका प्रयोग किया जाएगा वो जो हो जाएगा हमारा स्वर्नाम। ठीक है। जैसे कि स्वर्नाम के 6 भेद होता है। कौन कौन? हिंदी में कह रहे हैं, हिंदी में कुल 11 स्वर्नाम होता है। स्वर्नाम के भेद आगे देखिए इधर। उसके बाद जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि मैं, आप, वह, वे लोग, जो ये क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब जो केवल निश्चितता को बताता है, जैसे कि वह, या वह जो है क्या है, ये हमारे निश्चय। अनिश्चय का बोध होता है जिसमें कोई भी हो सकता है। जैसे कोई गेट पर आया है तो क्या बोलेंगे? कोई गेट पर आया है, ये तो निश्चित नहीं है ना कौन आया है। जैसे कुछ थोड़ी सी चाहिए, कुछ चाहिए। संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, जो दूसरे किसी को क्या करता है? जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है, उसी को सर्व। जैसे कि जो, सो, ये जो है। उसके बाद आता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें स्वयं, खुद, आप, ही, ये जो है निजी खास व्यक्ति का बोध कराता है। उसका प्रश्नवाचक कौन, कहाँ, ये जो है प्रश्न किया जाता है, चाहे क्या। ये जो हमारा किसका उदाहरण हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम का। लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो हम दूसरा वीडियो में देखेंगे। ठीक है। इसके बाद है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो विशेषता बताता है। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहता है? विशेषण कहा जाता है। विशेषण, जैसे कि राम काला है। राम कैसा है? काला है। यहाँ पर काला जो है हमारा विशेषण हो जाएगा। वह सुंदर है। वह कैसी है? वह सुंदर है। काला और सुंदर जो है क्या है? विशेषण है। उसके बाद आता है हमारा विशेष्य। विशेष्य जिस रूप की, यानी कि जिस शब्द की किसी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे कि इसमें जो है विशेष्य बताना है। विशेषण, ये जो है राम काला है, तो राम जो है हमारा विशेष्य हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। यहाँ पर काला जो हो जाएगा हमारा क्या? विशेषण हो जाएगा, विशेषण। आई होप कि समझ में आया होगा। इसमें जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा विशेष्य और ये हो जाएगा विशेषण। आई होप कि ये क्लास कैसी लगी। मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।